नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम 5 जनवरी 2024 के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के उन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपके अपकमिंग यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो आर्टिकल्स मेन में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो 3 आर्टिकल से सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आदित्य L1, जो आपको इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 1 पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा आर्टिकल है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से रिलेटेड, यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द हिंदू के पेज नंबर 10 पर आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड है आपका शहरीकरण, जो द हिंदू के पेज नंबर 10 पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आदित्य L1 और सेबी को हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, और शहरीकरण को हम देखेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए तीनों आर्टिकल्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल है आदित्य L1। एंड अगेन, जब भी कोई आर्टिकल पढ़ना है तो सबसे पहले उसका कंटेक्स्ट उसका संदर्भ हमें पता होना चाहिए। तो आदित्य L1 मिशन न्यूज में क्यों आया है, जबकि इसको 2023 में ही लॉन्च कर दिया गया था, सितंबर 2023 में। तो 2024 में, जनवरी 2024 में ये फिर से न्यूज में क्यों आ गया है? तो इस आर्टिकल का अगर हमें कंटेक्स्ट समझना है तो कंटेक्स्ट ये है या फिर संदर्भ ये है कि 6 जनवरी को आदित्य L1, जिसको हमने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था इसरो ने, तो फाइनली अपने लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मैन्यूवरिंग के माध्यम से बेसिकली इसको कहां पर, लैग्रेंज 1 पर स्थापित कर दिया जाएगा 6 जनवरी को, ऐसी संभावना है। तो ये है आर्टिकल, इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट और आदित्य L1 के संदर्भ में अब हमें सारी की सारी चीजें सीखनी है कि आदित्य L1 कैसे लॉन्च किया गया है ना, आदित्य L1 जो है किस उपग्रह से, जो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, या फिर आदित्य L1 का एम क्या है, क्या ऐसे और भी मिशन है विश्व में। तो ये सबसे पहले आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी मंगलयान जैसे मिशन पर 2016 में क्वेश्चन पूछ चुकी है, जहां यूपीएससी ने मंगलयान के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दी और उन स्टेटमेंट्स के आधार पर पूछा कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहां पर ABCD आपको 4 ऑप्शन मिले। एंड देन अगर आपने PYQ के जितने भी क्वेश्चंस हैं 2016, 17, 18 जो भी लगा रखे हैं, जो भी हम डेली बेसिस पर वीडियोस में आपको बताते हैं, तो अगर आपने कर लिया है देन इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आदित्य L1 के बारे में सीखते हैं। आदित्य L1, तो आदित्य जो है ये पर्यायवाची है सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची है। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं किससे लॉन्च किया है, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है। ठीक है, तो आदित्य L1 को 2023 में सितंबर 2023 में PSLV के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। देन मैन्यूवरिंग के थ्रू, मैन्यूवरिंग जैसे आप कैसे समझ सकते हैं कि आपने आई होप अक्षय कुमार की मंगलयान मूवी तो देखी होगी, जिसमें सैटेलाइट में थ्रस्ट पैदा करके धीरे धीरे उसको मंगल ग्रह तक ले जाया जाता है। तो वही होती है बेसिकली मैन्यूवरिंग आपकी। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इस आदित्य L1 को प्रक्षेपित करके फिर मैन्यूवरिंग के माध्यम से धीरे धीरे लैग्रेंज 1 पर पहुंचाया। हम जानेंगे लैग्रेंज 1 भी क्या होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा निर्मित सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित पहला भारतीय मिशन ऐसा है। ठीक है, और भी ऐसे मिशन है विश्व में जिनकी हम बात करेंगे आगे, जैसे पार्कर सोलर प्रोब आपने सुना होगा जरूर, 2018 में नासा ने जिसको छोड़ा था। ठीक है, अगेन सन की स्टडी करने के लिए। तो सितंबर 2023 को इसरो ने अपने जो विश्वसनीय PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पृथ्वी की निचली कक्षा है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। और 6 जनवरी 2024 को पृथ्वी के से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 लैग्रेंज बिंदु या लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने की इसकी संभावना है। ठीक है, तो यह पूरा कंटेक्स्ट भी था ओवरऑल अगर देखें न्यूज का, और यह आदित्य L1 के बारे में। ठीक, अब आदित्य L1 के एम की बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, 2 उद्देश्य आदित्य L1 के। पहला,
सौर वायुमंडल, विशेषकर क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करना। कोरोना, वो कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूं। सन की लेयर्स होती हैं, उसमें से सबसे बाहरी लेयर है कोरोना, उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। सौर चुंबकीय तूफानों, जो सोलर फ्लेयर्स वगैरह होती हैं, ठीक है। कोरोनल मास इजेक्शन होता है। पृथ्वी के पर्यावरण पर उनके प्रभावों का निरीक्षण करना है। अब इस पॉइंट को अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करना है। देखिए, वैसे जो सन है, सन में फ्यूजन होता है, आप सभी को पता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, ठीक। अब यहां पर क्या है कि अगर जो कोरोना जो है, यानी कि जो सन का सेंटर पार्ट है, वो ज्यादा गर्म होना चाहिए, जबकि अगर हम देखें तो बाहर जो कोरोना वाला हिस्सा है वो ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू अंदर वाले हिस्से के, सन के अंदर वाले हिस्से के। तो आदित्य L1 से इस चीज का पता लगाया जाएगा। जो सन फ्लेयर्स निकलती हैं, ठीक है, या फिर सौर चुंबकीय जो तूफान निकलते हैं सन से, उस पर हमारे पृथ्वी के पर्यावरण पर क्या प्रभाव होंगे, इसका अध्ययन भी आदित्य L1 को करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें विश्व के मिशन की, तो उससे पहले अब इसमें जान लेते हैं सबसे पहले हम लैग्रेंज वन बिंदु, ठीक है। टोटल आपके लैग्रेंज पॉइंट की अगर हम बात करें तो 5 बिंदु हैं यहां पर, ठीक है। सन के अगर रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, ठीक। अब ये लैग्रेंज बिंदु होता क्या है, एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, ठीक। तो पहले इस वीडियो को देखिए आप, फिर इस वीडियो से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको लैग्रेंज बिंदु पर किस तरीके से सैटेलाइट को कैसे पेस्ट किया जाता है, ठीक। देखिए इस वीडियो को देखिए। अगर आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में यहां पर मैं आपको लैग्रेंज बिंदु समझाऊंगा। ये एक ग्रिड है, इस ग्रिड को हमने रोटेट कर रहा है ये ग्रिड। एंड देन यहां पर सन है आपका। सन क्या करेगा कि अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी केंद्रीय बल के माध्यम से क्या करेगा, इस ग्रिड को कुछ इस तरीके से मोड़ देगा। एंड देन सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां पर क्या है, ये गड्ढे बनेंगे। अब गड्ढे बनेंगे तो आप सोचिए कि आप सैटेलाइट कहां कहां पुट कर सकते हैं। अगर आप सैटेलाइट यहां पर पुट करेंगे या यहां पर आप सैटेलाइट रखेंगे, देन ये वाली जो सैटेलाइट है इसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण बने गड्ढे में चली जाएगी, ठीक है। अगर आप सैटेलाइट यहां पर रखेंगे तो इस वाले गड्ढे में चली जाएगी, या फिर अगर आप सैटेलाइट यहां पर रखेंगे देन ये सैटेलाइट ये कहां चली जाएगी, कर्व के कारण नीचे की ओर चली जाएगी। तो लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर सन और अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक दूसरे को क्या कर देती है, बैलेंस आउट कर देती है। तो ऐसे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम अपनी सैटेलाइट को रखें तो इस जो ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो गड्ढा बना है वहां पर ये नहीं जाएगा और थोड़ा स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ओवरऑल हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं लैग्रेंज पॉइंट्स, जहां पर सन और अर्थ की अगर हम बात करें तो ये यहां पर अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो सैटेलाइट है वो यहां पर थोड़ा स्टेबल रहता है, ठीक है। ये है आपका ओवरऑल आपका लैग्रेंज पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सौर मिशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि क्या पार्कर सोलर प्रोब सबसे पहला ऐसा मिशन था जो सूर्य को समर्पित था पूरे विश्व में, तो ऐसा नहीं है। पहला जो था वो पायनियर 5 और 6 था जो यूएसए ने 1960 में छोड़ा। इन प्रारंभिक जांचों ने सूर्य से निकलने वाली सौर हवा और ऊर्जा कणों का अध्ययन किया, ठीक है। फिर इसके बाद सोहो था। सोहो को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा इन दोनों ने मिलकर 1995 में छोड़ा, L1 पर तैनात किया, ठीक। फिर था स्टीरियो ए एंड स्टीरियो बी 2006 में नासा। पार्कर सोलर प्रोब अभी हाल ही में, मान लीजिए 2018 में नासा ने हाल ही में छोड़ा था इसको, ठीक है, कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए। और अब आदित्य L1 इसरो, ठीक। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपसे आदित्य L1 तो शायद संभावित है कि ऐसा पूछ लिया जाए। इसके अलावा आपसे पायनियर 5, 6, सोहो के बारे में, स्टीरियो ए एंड स्टीरियो बी के बारे में भी पूछा जा सकता है अपकमिंग प्रीलिम्स में, ठीक है। तो चलिए इसी के बिहाफ पर एक आपको अभ्यास प्रश्न में दिए देता हूं। इसरो के आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो उपयुक्त में से दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो 3 कथन यहां पर दिए हुए हैं।
यह सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की मदद से लॉन्च किया गया, यानी कि ये बात कर रहा है पीएसएलवी की, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, यह विद्युत चुंबकीय और कण डिटेक्टर का उपयोग करके प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सूर्य की सबसे भारी परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड अपने साथ लेकर गया है। तो बिल्कुल ये सही है कि टोटल आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आदित्य L1 में कितने पेलोड्स हैं? 7 पेलोड्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके सभी तीनों जो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप अगर एक आपको आदित्य L1 का ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एक अगर इसका बेसिक समरी देखें या फिर इसका एक फास्ट रिवीजन करें तो पहली बात, कब छोड़ा गया था? 2023 में। कहां पर? लैग्रेंज 1 पर, ठीक है। अभी इसके बारे में बताऊंगा लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं। किसने प्रक्षेपित किया है? इसरो ने, ठीक है। काम क्या करेगा? स्टडी करेगा सन को, है ना, और सन के जो सोलर चुंबकीय तूफान है उनको भी स्टडी करेगा, एंड सन की जो लेयर्स हैं उनको भी स्टडी करेगा, ठीक है। उसके अलावा पार्कर सोलर प्रोब हाल ही में, पार्कर सोलर प्रोब हाल ही में किसने छोड़ा है? नासा ने। कब? 2018 में। अब बात करते हैं लैग्रेंज बिंदु की। तो इस वीडियो के जब जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था कि ओवरऑल हमने एक ग्रिड माना था। उस ग्रिड में ओवर घूमता हुआ ग्रिड था। तो सन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो ग्रिड क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है। और कर्व हो जाता है तो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहां पर क्या है? गड्ढा बन जाता है। देन वो गड्ढा जब वहां पर बनता है तो हम सैटेलाइट को अगर सन के नियर पुट करेंगे तो भी सैटेलाइट अंदर चली जाएगी, ठीक है। अगर हम अर्थ के नियर पुट करेंगे तो भी सैटेलाइट अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट पर सैटेलाइट को पॉइंट करना होगा या रखना होगा जहां पर जो सैटेलाइट है वो थोड़ी स्टेबल रहे। तो वो स्टेबल कहां रहेगी? तो ऐसे सन के रिस्पेक्ट में, सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारे पास ऐसे 5 पॉइंट है, मतलब लैग्रेंज 1 to 5 है, जहां पर जो सैटेलाइट है वो थोड़ी स्टेबल रह सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो इसके लिए मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका क्या था? ग्रिड था, ठीक है। अब इस ग्रिड में दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको लैग्रेंज बिंदु का जिंदगी भर के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये कर्व हुआ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण देखिए यहां पर जो गड्ढे बनेंगे, ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? गड्ढा बनेगा। यहां पर भी एक गड्ढा बनेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहां भी एक गड्ढा बनेगा। अब यह है कि हम सैटेलाइट अगर यहां रखेंगे तो सैटेलाइट फिर से अंदर चली जाएगी, ठीक। तो अगर हमने सैटेलाइट को इसके आसपास पुट किया तो सैटेलाइट फिर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस गड्ढे में चली जाएगी। सैटेलाइट को यहां पुट किया तो गड्ढे में चली जाएगी। यहां हमने सैटेलाइट को इससे बाहर रखा तो इस कर्व के कारण वो बाहर चली जाएगी। तो हमें कुछ ऐसे बिंदु पर रखनी है, सैटेलाइट को ऐसे बिंदु पर रखना है जहां पर हमारी जो सैटेलाइट है वो थोड़ी स्टेबल रहे और बैलेंस रहे। तो ऐसे हमारे पास पांच पॉइंट्स हैं या 5 लैग्रेंज बिंदु हैं जहां पर अपनी सैटेलाइट को हम रख के स्टेबल तरीके से उसका जो यूज है वो कर सकते हैं। तो L1 यहां है, L2 यहां है, ठीक है, L5, L3, L4, ठीक। तो ये लैग्रेंज बिंदु है जहां पर हम अपनी सैटेलाइट को पुट कर सकते हैं। तो L1 बिंदु पर ये है L1 बिंदु जहां पर आदित्य L1 को रखा गया है, ठीक है। तो आई होप लैग्रेंज बिंदु का ये जो पॉइंट है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, ठीक। अब ओवरऑल देखें तो इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? तो आर्टिकल का कंटेक्स्ट यह कि एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई थी बहुत समय पहले। उस वक्त जो अडानी जी हैं उन पे काफी आरोप लगे थे। देन सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस पहुंचा, जिसका जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्लीन चिट उनको मिल गई है। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सेबी वो एजेंसी होगी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण जो आरोप लगाए गए थे उन पर, तो उसकी वो जांच करेगी, है ना। तो सेबी इस कारण न्यूज में आया है। तो चलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर 2022 में जैसे टी बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है,
कि क्या क्या ये सांविधिक निकाय है। तो इस प्रकार संभावित है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर भी क्वेश्चन बन सकता है, या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड पर भी सवाल बन सकता है। अगेन सबसे पहली बात वही वैधानिक निकाय है। वैधानिक कहें या सांविधिक कहें एक ही बात है, वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसको सेबी एक्ट 1992 के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, 1992 में ये सेटअप हुआ था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। बाकी जो रीजनल सेंटर्स हैं, चेन्नई में भी है, अहमदाबाद में भी है। ठीक है, अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों, जो सिक्योरिटीज में निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना है, और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और उनका विनियमन करना या विनियमित करना है, उसे रेगुलेट करता है। ये जो आपका बेसिकली जो शेयर मार्केट होता है ना, उसको रेगुलेट करता है। ठीक, उसके बाद अगर इसके संरचना की बात करूं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा सेबी के फैसले से अगर कोई खुश नहीं है व्यक्ति तो वो सेट में जा सकता है। ठीक है, प्रतिभूति अपील न्यायालय में जा सकता है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अब वो सेट के निर्णय से भी खुश नहीं है तो फिर कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अब सेट की अगर हम बात करें तो इसमें एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं। एक पीठासीन अधिकारी होता है इसका, और दो इसमें अन्य सदस्य होते हैं। इसकी शक्तियां हैं जो सिविल न्यायालय के समान, इसकी शक्तियां इसमें निहित हैं। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एसआईटी के फैसले या आदेश से व्यथित महसूस कर रहा है, या फिर उसको लगा है कि न्याय अभी मुझे नहीं मिला, देन वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक, तो ये है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां से मे बी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, चलिए इस अभ्यास प्रश्न को हम डिस्कस कर लेते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, तो सेबी जिसको हम बोलते हैं वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य भारत के प्रतिभूति बाजार में व्याप्त गड़बड़ियों को दूर करना है। तो ये तो एक कहीं ना कहीं एम में हमने पढ़ लिया। ये आपको ऑप्शन गलत लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में है, ये मैंने आपको अभी बताया। और सेबी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, सेबी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कहां आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। थर्ड इसका ऑप्शन जो है, ये इसका उद्देश्य है सेबी का। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं। तो केवल एक कथन जो है सही है, बाकी ये दो कथन जो है गलत है, क्योंकि हेडक्वार्टर मुंबई में है और वाणिज्य मंत्रालय की जगह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, तो 4 से 5 पॉइंट जो है हमें याद रखने सेबी के बारे में। तो सेबी क्या है? एक आपका कब बना था? 1992 में बना था। एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो सेबी कोई क्या करता है? प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा और क्या करता है? बाजार को विनियमित करता है ना, प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है। ठीक है, ये कह सकते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद एक सेबी के अगर किसी निर्णय से कोई व्यथित है, कोई व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है, तो सिक्योरिटी जो है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल में वो जा सकता है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो इससे भी अगर कोई खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है। तो ये निर्णय देते हैं, और निर्णय से अगर कोई खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसके अंतर्गत आता है
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी रही आपकी सेबी से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और फाइनल आर्टिकल की, जो कि है शहरीकरण के ऊपर। तो केरला में क्या हुआ है, एक अर्बन जो कमीशन है उसको बनाया गया है, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है जो कि बात करता है अर्बनाइजेशन की। तो हमें कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के माध्यम से शहरीकरण को कवर करना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि शहरीकरण के ऊपर ऑलरेडी 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, जैसे जैसे लोग अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ या एजुकेशन के अच्छी एजुकेशन लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो होने के साथ साथ भारत की जो पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे गांवों से पॉपुलेशन शिफ्ट होती जा रही है। जनसंख्या जो है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि गांव में कम और शहरों में शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा की तलाश, अच्छी शिक्षा की तलाश में, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश में, अच्छे जीवन की गुणवत्ता की तलाश में, बेहतर वेतन की तलाश में कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहे हैं, गांव से मूव कर रहे हैं शहरों की ओर। ठीक है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि शहर होते क्या है या फिर ये शहरीकरण है क्या, है ना। हमारा टॉपिक है शहरीकरण, तो ये शहरीकरण होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो शहरीकरण में क्या होता है कि यह वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से या तो एक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हो जाता है, वो शहर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा है, देखिए जहां जहां पर जो शहर आपको दिखेंगे वो कहीं ना कहीं पहले गांव थे, ठीक है, या फिर बड़े स्तर पर स्थानांतरण हो जाता है जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर। ठीक है, या फिर 2011 की जनगणना जो है वो ये बताती है कि कोई एरिया शहर कैसे होगा, तो उसके बारे में कुछ क्राइटेरिया बताती है 2011 की भारत की जनगणना। तो जनगणना शहर के परिसीमन के लिए कुछ मानदंड तय करती है। वो 3 मानदंड ये हैं। कौन कौन से मानदंड है? पहला ये बोलता है कि न्यूनतम कम से कम 5,000 व्यक्तियों की जनसंख्या वहां पर होनी चाहिए। उसमें से 75% से ज्यादा पुरुष, ठीक है, आपके गैर कृषि क्षेत्र में लगे होने चाहिए। ठीक है, जो उनका कामकाज है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए या लगी हुई होनी चाहिए। साथ ही में जनसंख्या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, जनसंख्या का जो घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसको बोलते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर कम से कम 400 व्यक्तियों का होना चाहिए, 400 व्यक्ति होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि कोई एरिया क्या है, शहर है। ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगी आपको डेफिनेशन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एरिया क्या है, शहर है। ठीक, ये कुछ मानदंड है जो आपको याद रखने हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दिन प्रतिदिन शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम 2011 की बात करें तो शहरीकरण में 3% लैंड के बावजूद टोटल 31% पॉपुलेशन को वो अपने में समाये हुए हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें जीडीपी में योगदान की तो 60% का जो शहर है वो हमारे जीडीपी में योगदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। ठीक है, या शहर को क्या कहा जा सकता है, ग्रोथ इंजन कहा जा सकता है, विकास इंजन या ग्रोथ इंजन भी कहा जा सकता है। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, जैसे दिल्ली वाला एरिया, एनसीआर वाला एरिया, देखिए यहां पे धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है, जो शहरी में डेंसिटी है, वो धीरे धीरे देखिए 1995, 2005, उसके बाद 2015, 2025 तक धीरे धीरे और भी बढ़ेगी। ठीक है, तो 2011 तक का हमारे पास जो डेटा है वो ये बोलता है कि देखिए 3% लैंड पर 31% जो पॉपुलेशन है भारत की वो रह रही है शहरों में। ठीक है, इसके अलावा ये बताता है कि 60% जीडीपी में योगदान है इनका। कि मैं नहीं कह रहा, ये 2011 का जो सेंसस है, जो उसका डेटा है, वो ये बात बोल रहा है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र का यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटी की रिपोर्ट 2016 ये कहती है कि 2015 तक 420 मिलियन तक आबादी पहुंच गई है शहरों में, जबकि यहां पर थी आपकी 377 मिलियन। कितनी थी? 377 मिलियन। तो 420 पहुंच गई है। 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा भारत का सबसे
अधिक शहरीकृत राज्य है। ठीक, तो कुछ डेटा है जिसको आप अपने जिसको आप अपने मेंस के उत्तर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि इनका इश्यू या इंपैक्ट जानने से पहले हमें यह तो पता लग जाए कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, यह अगर हमें पता लग जाए तो देखिए, शहरीकरण एक ऐसा टॉपिक है कि हर बंदा जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि घर छोड़ के कोई ना कहीं से आया ही है, तो अगर वो जैसे मान लीजिए दिल्ली में ही आप हैं, दिल्ली में तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शहरीकरण का ये जो मुद्दा है जो जिसको मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप पेपर पे उतार लोगे अपने हिसाब से, लेकिन आप जो चीजें मैं बता रहा हूं आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने वो चीजें महसूस की होंगी। जैसे आप दिल्ली में सड़कों में घूमिए, तो कारण क्या है कि भाई आप दिल्ली क्यों शिफ्ट हुए? उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और कोई क्यों शिफ्ट हुआ होगा? शायद उच्च वेतन के लिए शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता के लिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ सर्विसेज है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ गांव के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उच्च स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शायद गांव में अभी भी इतने एडवांस जो है हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, आपको हेल्थ सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कोई व्यक्ति यहां पर शिफ्ट हुआ होगा। और किस लिए शिफ्ट हुआ होगा कि सामाजिक बाध्यताएं जगह ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में, सामाजिक बाध्यताएं ज्यादा है। ठीक है, सोशल हायरार्की बहुत ज्यादा है, तो सोशल हायरार्की शायद इतनी जो है शहरों में आपको देखने को नहीं मिलती है। और शहरों में कहीं ना कहीं जो सामाजिक बाध्यता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले कम देखने को मिलती है, थोड़ा लिबरल रहते हैं। ठीक है लोग, तो ये कुछ कारण है। इसके अलावा और भी ऐसे कारण हो सकते हैं। रोजगार ऐसा कारण हो सकता है, उच्च वेतन हो गया या रोजगार हो गया। रोजगार ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति शहरों में शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, या फिर सुरक्षा हो सकती है। और एक बिंदु पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा क्या हो सकती है कि जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो वहां पर जो आपको डिजास्टर है वो बार बार देखने को मिलता है, कोई साइक्लोन वगैरह आ गया वो ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो स्थायित्व और सुरक्षा का दोनों की वहां पर क्या है, कमी है। तो स्थायित्व और सुरक्षा के लिए लोग क्या करते हैं, शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। अब शहरीकरण हो तो रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ समस्याएं भी होंगी, है ना। तो चलिए उन प्रॉब्लम्स की या फिर उन इश्यूज की बात करते हैं जो कि शहरीकरण की वजह से जन्म ले रही हैं। अगर हम दिल्ली का ही एग्जांपल लें नॉर्मली, तो कहीं ना कहीं आपको आवास संकट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? पहली बात तो महंगा भी है, दूसरा छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे घर हैं या कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। तो आवासीय संकट बहुत ज्यादा है। जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी है उसको तो कोई इशू नहीं है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके लिए घर अफोर्ड कर पाना यह मुश्किल है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जल संकट देखने को मिलता है, स्वच्छ जल की कमी। ठीक है, या जल भराव। शहरीकरण की वजह से मैंने आपको बताया था ना कि चेन्नई में शहरीकरण होने की वजह से कैसे अर्बन फ्लड हो रही है, उस आर्टिकल को भी हमने डिस्कस किया था अच्छे से। ठीक है, या फिर अपशिष्ट प्रबंधन, चाहे वो आपका कचरा हो प्लास्टिक का, ठीक है, चाहे रसोई से आपका जो उत्पन्न कचरा हो या सीवेज का गंदा पानी हो, या आपको कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिल जाएगा। तो अपशिष्ट प्रबंधन की जो समस्या है वो भी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, तो बहुत सारे के सारे जो पोल्यूशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
स्पेशली अगर जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, है ना, दिल्ली के पास फरीदाबाद की अगर हम बात करें, ठीक है, इधर नोएडा की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है, एयर और नॉइज तो सबसे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद अत्यधिक जनसंख्या का दबाव है, मतलब कि अगर यूटीज की बात करें तो दिल्ली में तो देखो और ऑटोमेटिकली आपका सबसे ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। और ये किस पर दबाव डालता है? रिसोर्सिस पर, संसाधनों पर। और संसाधन क्या है हमारे पास? कम है। कम संसाधन है तो लोगों को बड़ी समस्या होती है। तो इसको कहीं ना कहीं अत्यधिक जनसंख्या के दबाव से एक इशू ये भी होता है कि जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा है और यहां पर सर्दी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर। तो कहीं ना कहीं ज्यादा शहरीकरण क्लाइमेट चेंज में भी अपना रोल निभा रहा है। मात्र दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुंबई की बात कर लीजिए आप। मात्र मुंबई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप साउथ में जो जैसे बेंगलोर है उसकी बात कर लीजिए आप। तो लोग आते हैं यहां पर रोजगार के लिए। जैसे आपका साइबर हब है गुड़गांव में, बेंगलुरु आईटी हब है आपका, है ना, हैदराबाद में आप चले जाइए तो लोग उच्च वेतन पाने के लिए रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो तो जाते हैं। लेकिन शहरों में अगर जगह कम है, एरिया कम है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकट तो हमें देखने को मिलेगा। और ये संकट ऐसे नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं और आपने महसूस नहीं किए हों। ये संकट हमारे चारों ओर हमें देखने को मिलते हैं। आप निकल जाइए दिल्ली में कहीं भी, आपको ट्रैफिक ज्यादा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी नई साल पे आपने देखा होगा कितनी ज्यादा भीड़ थी। तो ये कोई ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है कि जो आपने नहीं देखा हो, ये कभी ना कभी आपने महसूस किए होंगे सारी सारी चीजें, है ना। तो अगर अगर आपका वाटर सप्लाई का पानी ना आए तो आपको जल संकट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ऐसा दिल्ली में होता भी है या किसी और, मुंबई में भी होता होगा, चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में भी होता है, पानी का संकट वहां भी होता है। अपशिष्ट प्रबंधन में समस्या आती है ना, सिवरेज का पानी आप देखोगे सड़कों पर चला रहता है, ठीक है। कचरा प्रबंधन, कचरे कचरे के तो पूरे के पूरे पहाड़ बने हुए हैं, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं सारी की सारी समस्याएं हैं, कुछ इश्यूज हैं जो कि हमें शहरीकरण के कारण देखने को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने ऐसी कौन कौन सी पहले अपनाई हैं जिसकी वजह से शहरीकरण पर दबाव भी कम हो या फिर शहरों को हम थोड़ा सस्टेनेबल बनाए, सतत बनाए, ठीक है। तो पहला है स्मार्ट सिटी मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का ये एक आपका मिशन है जिसके तहत 100 स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना है। और वो सिटीज कैसी होनी चाहिए? सतत सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए, जहां इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, जहां ओवरऑल अगर हम देखें सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको मिले, ठीक। इसके अलावा शहरों के और भी नुकसान हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा कि और भी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे उसके बाद अगर हम बात करें और भी आगे चले जाएं तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई कृषि भूमि कम हो जाती है, जनसंख्या इकट्ठी होती है तो गरीबी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वरना मुंबई जैसे उसमें महाराष्ट्र में अगर आपको जो आपको बस्ती देखने को मिलती है, गंदी बस्ती, जो मलिन बस्तियां हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। या फिर उसके बाद करें, अपराध जो है वो बढ़ जाते हैं, लोग न्यूक्लियर फैमिली जो है, जो जॉइंट फैमिली है उसमें न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में जब लोग बढ़ जाते हैं, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो देखभाल है वो कम होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे शहरीकरण में। खैर, बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी पहल है जिससे शहरीकरण को और या शहरों को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो 100 स्मार्ट सिटीज हमें बनानी है जहां पर अच्छा इंफ्रा हो, जहां पर ग्रीनरी बहुत अच्छी हो, जहां पर जो सिटीज हैं वो सस्टेनेबल हो, सतत हो, ठीक है। इसके बाद अमृत मिशन। अमृत मिशन जो है वो आपका 2015 में लॉन्च किया गया। 2015 में भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या करना है कि हर घर के पास, शहरों में हर घर के पास एक तो टैप वाटर, है ना, जल हो, स्वच्छ जल पीने के लिए, और सीवेज से सबका कनेक्शन हो, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसमें क्या किया गया? देखो, स्वच्छ भारत मिशन गांवों में भी है, शहरों में भी है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन अगर शहरी की बात करें तो पहली बात तो पूरे शहर को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, ठीक है।
खुले में कोई शौच ना करे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर इसको गार्बेज फ्री भी बनाना है, ठीक है, कचरा मुक्त। शहरों को सतत बनाना है, ठीक। हृदय है ऐसे ही आपका, ऐसे ही है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या होगा, जो यहां के गरीब लोग हैं, ठीक है, जैसे वुमेन्स हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, ठीक है, तो कुछ गरीब लोग हैं जो फुटपाथों पे रहते हैं, तो उनको क्या है कि अपना पक्का मकान उपलब्ध कराएगी सरकार, ठीक है। पक्का मकान क्या कराएगी, उपलब्ध कराएगी। तो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 ये टारगेट था, लेकिन कुछ लोगों को मिले भी हैं, कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है, वर्टिकल बिल्डिंग्स ज्यादा बना रही है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग जिनके पास खुद का यहां पर पक्का मकान नहीं है, पक्का घर नहीं है, उनको पक्का घर दिया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन या फिर स्मार्ट शहर मिशन के कारण शहरों को सतत बनाया जा रहा है। अमृत मिशन के कारण सभी को एक उपलब्ध जल, अच्छा स्वच्छ जल उपलब्ध हो जाए पीने के लिए भी, साथ ही सीवेज का कनेक्शन हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, शहरी मिशन के तहत ओपन डेफिकेशन फ्री भी बनाना है। साथ में क्या करना है, कचरा मुक्त करना है, शहरों को वहां का सतत बनाना है। और जो भी अपशिष्ट है, सीवेज का जो अपशिष्ट है उसका भी क्या करना है, प्रबंधन करना है, उसका भी क्या करना है, प्रबंधन करना है। तो ये सारी की सारी चीजें शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को अपना जो है पक्का आवास या पक्का मकान मिलना चाहिए। तो शहर की अगर हम बात करें तो कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे जयपुर है, ठीक है, जयपुर है। तो जयपुर में, मैं पुराने जयपुर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो जयपुर में जो अब एरिया बसता जा रहा है, तो अगर आप उसकी सड़कें देखेंगे, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं समकोण पर काट रही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह, है ना। तो कहीं ना कहीं सड़कें जो हैं, ये प्लान सिटी है ना, चंडीगढ़ है आपका, प्लान सिटी है, तो सड़कें अच्छी हैं, सड़कों के चारों ओर ग्रीनरी वाला जो है, बेसिकली बीच में जो गैप है उसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं, साइड में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ठीक। तो उसमें ट्रैफिक व्यवस्था को भी बहुत अच्छा किया गया है, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। या इंदौर की अगर हम बात करें, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर जो है 6 टाइम टॉपर रहा है, टॉप किया है उसने, 6 टाइम टॉप किया है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इन शहरों का एग्जाम्पल लेके हम अन्य शहरों की जो समस्याएं हैं उनको भी सरकार दूर कर सकती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे की राह की, इसका सॉल्यूशन होना क्या चाहिए और क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोग अगेन गांवों से शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे उच्च वेतन के तलाश में, उच्च रोजगार के तलाश में, उच्च वेतन और या फिर उच्च शिक्षा के तलाश में, या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी क्या हो रही है, फ्रेगमेंटेड होती जा रही है। तो लोगों के पास कृषि, वहां अगर वो करेंगे तो सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तो जीवन निर्वाह भी उसमें नहीं होता है, तो लोग शहरों की तरफ धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अर्बन स्प्रॉल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्बन स्प्रॉल में भी, या फिर एक शहर है जो वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली भी क्या कर रहा है, जैसे बढ़ा, कैसे बढ़ा, अर्बन स्प्रॉल कैसे हुआ कि दिल्ली के इधर बन गया नोएडा, इधर बन गया गुड़गांव, इधर बन गया फरीदाबाद, गुड़गांव के इधर बन गया सोहना। तो ये क्या है, शहर भी क्या है, धीरे धीरे खुद को फैलाते जा रहे हैं। जैसे ये दिल्ली वाला इलाका है, तो यहां पे नोएडा बन गया, यहां पे गुरुग्राम बन गया, यहां पे फरीदाबाद बन गया, फिर यहां पे सोहना बन गया, ठीक है। यहां पे गाजियाबाद डेवलप होने लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे और पलवल तक का इलाका चला गया। तो शहर भी धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बन स्प्रॉल हमें देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है या फिर जैसे जैसे शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो एक सॉल्यूशन हो सकता है सैटेलाइट टाउन, है ना, इसको कहते हैं अनुसंगी नगर। अनुसंगी नगर में क्या है कि मान लीजिए एनसीआर वाला इलाका है। अब आपको पता है कि एक एरिया है, वो लिमिटेड एरिया ही है,
लिमिटेड एरिया में जैव विविधता भी कम हो रही है हमारे, या फिर ऐसा कहें कि संसाधन तो कम है, संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन इन पर दबाव बहुत ज्यादा है, इन रिसोर्सेज पर दबाव बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या करा, इसके आसपास गाजियाबाद को डेवलप कर दिया, इसके आसपास हमने पानीपत को डेवलप कर दिया, इधर हमने जयपुर को डेवलप कर दिया, इधर हमने अगेन किसी और शहर को डेवलप कर दिया, लाइक करनाल को डेवलप कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो शहर हैं ये एज अ सैटेलाइट टाउन काम करेंगे, जो अपने आप में ही एज अ इकोनॉमिक हब डेवलप हो जाएं। तो यहां की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट नहीं करेगी इन वाले इलाकों में। तो जब ये पॉपुलेशन यहीं के यहीं कंसंट्रेटेड रह जाएगी, यहीं की पॉपुलेशन इकोनॉमिक हब अगर ये बन गया, धीरे धीरे शहर अच्छे से डेवलप हो गए या सैटेलाइट टाउन अच्छे से डेवलप हो गए, देन क्या होगा, पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड, मतलब जहां की पॉपुलेशन है वो वहीं रहेगी, रोजगार के संसाधन भी उनको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एनसीआर में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे संसाधन पर जो दबाव हो रहा है, जल संकट हमें जो देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट हमें देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन का दबाव बहुत ज्यादा है, या फिर हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है वो सबकी क्या है, कम होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बट जाएगा, और ये जब बट जाएगा तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, वो अपने आप क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आप जयपुर से कनेक्टिविटी देखिए, मात्र 3 घंटे की है, 3 से 4 घंटे की कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अप डाउन भी कर रहे हैं डेली बेसिस पर, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहां पर रह रहे हैं। लेकिन अगर हमने जयपुर को ही पूरे तरीके से एज अ इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप कर दिया, एज अ इंडस्ट्री हब के रूप में डेवलप कर दिया, तो वहां के जो लोग यहां पर शिफ्ट हुए हैं उच्च वेतन और बेहतर रोजगार के चक्कर में, वो यहीं पर कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं संसाधनों पर दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशन है जो कि आप लिख सकते हैं, कि जैसे एसडीजी का गोल है एक, ठीक है, एसडीजी के 17 गोल है, उन गोल में से एक गोल आपका, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसडीजी का जो गोल 10 है वो कहीं ना कहीं बात करता है, सॉरी 11, सतत शहरों की बात करता है, सतत शहर और समुदायों की बात करता है। तो इनको आप एज अपने वे फॉरवर्ड में या अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शहरों को सतत बनाया जाए, कनेक्टिविटी गांवों की और शहरों की बेहतर की जाए, ताकि लोग अपना काम करने आए और वापस अपने घर चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। प्रधानमंत्री सड़क, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा रोल निभा रही है। जैसे अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के आसपास इतना अच्छा इंफ्रा डेवलप हो गया कि लोग गांव से आते हैं, काम करते हैं, देन शाम को वापस लौट जाते हैं। तो शहरों में जो भीड़ होनी है वो नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, हो सकते हैं, और या फिर क्या क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि शहरों को और ज्यादा सतत बना सकते हैं, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप अनुषंगी नगर का एक अच्छा एग्जांपल यूज कर सकते हैं मेंस में, अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, शहरीकरण कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है विद एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप राउज आईएएस की डीएनएस की जो ये पहल है आपको पसंद आ रही होगी। तो इसलिए हमारे जो चैनल है आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।